बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसका टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें सेल को स्टडी किया जाता है। टू स्टडी सेल इट्स ऑर्गेनल्स एंड फंक्शंस फॉलोइंग प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड। सेल को स्टडी करने के लिए सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको और उनके फंक्शन को अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स की ज़रूरत होती है जो यहाँ नीचे दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट वन है सेल फ्रैक्शनेशन। इसको स्टार्ट करते हैं। आइसोलेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स टू डिटरमिन देयर स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड सेल फ्रैक्शनेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है अलहदगी या अलग होना। सेल के कंपोनेंट्स को, उसके पार्ट्स को अलग करना ताकि हर पार्ट को अच्छे तरीके से स्टडी किया जा सके, इसको कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। जैसे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को अलग कर देंगे, न्यूक्लियस को अलग कर देंगे, राइबोसोम्स को अलग कर देंगे ताकि सबको अलग अलग अच्छे तरीके से स्टडी किया जा सके। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्रोसीजर्स टू सेपरेट सेल ऑर्गेनल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डेंसिटी। सेल के पार्ट्स अपने साइज की बेस पे अलग होते हैं। सेल फ्रैक्शनेशन के अंदर कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं या कह लें कई सारे स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर अलग अलग साइज वाले ऑर्गेनल्स सेपरेट होते जाते हैं। इस टेक्निक के अंदर दो स्टेप्स हैं। पहला है होमोजेनाइजेशन, दूसरा है सेडिमेंटेशन। होमोजेनाइजेशन सबसे पहला स्टेप होता है। इसके अंदर सेल ब्रेक होके ओपन होते हैं ताकि इनके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो बाहर आ सकें। It is the first step of cell fractionation where large number of similar type of cells breaks in an ice-cold suitable medium with proper pH and ionic composition. These cells are placed in homogenizer or mortar and pestle. एक जैसे सेल को कहते होते हैं टिश्यू। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू को डालेंगे किसी होमोजेनाइजर के अंदर या फिर मोटर एंड पेसल ले लेंगे। मोटर एंड पेसल जिसको कहते हैं कोंडी डंडा। और होमोजेनाइजर ये एक मशीन होती है जो सेल्स को ब्रेक करती है। ब्लेंडर भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इनमें से कोई भी टूल ले लेंगे, उसके अंदर टिश्यू को डालेंगे और उसको क्रश करेंगे। हमारा मकसद होता है उन सेल्स को क्रश करना ताकि उनके बाहर वाली मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाए और अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो बाहर आ जाए और एक मिक्सचर बन जाए ऑर्गेनल्स का और भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल के अंदर उनका। और जो हमारे सेल होंगे उनको हमने एक ठंडे मीडियम के अंदर रखना है। टेम्परेचर उसका बहुत कम होना चाहिए, 0 से लेके 4 डिग्री सी के दरमियान होना चाहिए। उसकी पीएच भी ठीक होनी चाहिए, यानी कि उसकी एसिडिटी बिल्कुल ठीक हो, उसके अंदर आयंस की कंपोजिशन भी ठीक हो। वो इसलिए ताकि हमारे सेल्स डैमेज ना हो। जब हम उन सेल्स को ब्रेक करेंगे तो ऑर्गेनल्स डैमेज से महफूज रह सकें। इस पिक्चर में देखें टिश्यू सेल्स हैं और ऊपर देखें ब्लेंडर बना हुआ है, यानी कि ब्लेंडर में डाल के इनको ब्रेक कर दिया और उससे जो सारे ऑर्गेनल्स का मिक्सचर बना है उसको कहते हैं होमोजिनेट। और ये स्टेप कहलाता है होमोजेनाइजेशन। फॉर प्लांट सेल्स एन एंजाइम पेक्टिनेस इज आल्सो यूज्ड इन मीडियम टू सेपरेट सेल्स बाय डाइजेस्टिंग मिडल लेमिला। अगर प्लांट सेल्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो मीडियम है जिसके अंदर सेल है और हमने जिसका टेम्परेचर रखा हुआ है कम, उसके अंदर एक एंजाइम पेक्टिनेस भी ऐड कर देंगे क्योंकि प्लांट सेल की सेल वॉल का एक हिस्सा होता है मिडल लेमिला। वो एंजाइम उस मिडल लेमिला को डाइजेस्ट कर लेगा और वो ख़त्म हो जाएगी। अगला स्टेप होता है जिसको कहते हैं सेडिमेंटेशन या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन। ये दोनों नाम इसी वाले स्टेप के लिए हैं। रीडिंग करने से पहले मैं आपको ये वैसे समझा देती हूँ। इस स्टेप के अंदर जो हमारा मिक्सचर है होमोजिनेट, वो मिक्सचर स्पिन करता है और स्पिन करने की वजह से जो उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं वो नीचे बैठने लगते हैं। इसके लिए भी मशीनें होती हैं जिनको कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। उनके अंदर ट्यूब रखी जाती है जिसके अंदर होमोजिनेट होता है और उसके अंदर वो स्पिन करता है। जैसे कि देखिए यहाँ ऊपर तस्वीर बनी हुई है। इस मशीन के अंदर साइड्स पे ट्यूब लगाई हुई हैं और ये मशीन तेज़ी से मूव करेगी और वो ट्यूब्स भी साथ में मूव करेंगी और जो पार्टिकल्स हैं वो इन ट्यूब्स की बॉटम पे जमा होना शुरू हो जाएंगे।
जब ट्यूब हल्की स्पिन करेगी तो जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो साइडों पे जाना शुरू हो जाएंगे और जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो अंदर ही रहेंगे। फिर उन हैवियर को निकाल लिया जाएगा, फिर दोबारा से इसको स्पिन करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता स्पिन करने की स्पीड को बढ़ाते जाएंगे ताकि जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो भी अलग होना शुरू हो जाएं। लाइट पार्टिकल्स को इस मिक्सचर में से अलग होने के लिए ज़्यादा तेज़ी के साथ घूमना पड़ता है। The process of setting down cell organelles on the basis of density and mass by the process of centrifugation is called sedimentation. सेल के ऑर्गेनल्स का नीचे बैठ जाना उनकी डेंसिटी और उनके मैस की वजह से सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के अंदर, इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। जब सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है, सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि घुमाना, smaller the particles, organelles or molecules, the higher will be the gravitational force required for the separation. पार्टिकल्स जितने छोटे होंगे यानी जितने हल्के होंगे उनको सेपरेट करने के लिए उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स देनी पड़ेगी। और जब ये मिक्सचर तेज़ी के साथ घूमता है तो एक तरह से ये उस मिक्सचर के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स को ही बढ़ा रहा होता है। देखिए, कोई चीज़ पड़ी हुई है, ट्यूब के अंदर पार्टिकल्स हैं, ग्रेविटी इनको खींचेगी, ये नीचे की तरफ आएंगे। लेकिन अगर इस ट्यूब को बहुत तेज़ी के साथ रोटेट किया जाए तो ग्रेविटी के मुकाबले में वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ आएंगे क्योंकि स्पिन करने से उनको ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा मिल रही है। It requires ultra-centrifuge instrument. Its rotation can be up to 60,000 cycles per minute. सेंट्रीफ्यूज कैसे मूव करेगा? 1 मिनट के अंदर 60,000 साइकिल्स उसके पूरे हो जाएंगे घूमने के। ये वाला पॉइंट भी और ये जो आगे सारी बातें लिखी हुई हैं यहाँ तक, ये मैं आपको इस पिक्चर के जरिए समझाती हूँ, यहाँ बहुत आसानी से समझ आएगा। देखिए, हमारे पास इस ट्यूब के अंदर होमोजिनेट आ गया था, होमोजिनेट मिक्सचर है हमारे पास ऑर्गेनल्स का और सारे मॉलिक्यूल्स का। इसको हमने स्पिन किया और स्पिन किस स्पीड से किया? 800 जी। जी होता है रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और 800 जी का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स से 800 टाइम्स ज़्यादा फोर्स। तो 800 जी पे 10 मिनट्स के लिए इसको मूव किया तो नीचे एक पैलेट बैठ गया। पैलेट कहते हैं एक टाइट मैस हो कंपाउंड का। और देखिए लिखा हुआ है कि इसके अंदर न्यूक्लियाई मौजूद हैं। क्योंकि न्यूक्लियाई हैवी होते हैं, 800 जी की स्पीड पे उसमें से न्यूक्लियाई सेपरेट हो गए। ये जो चीज़ नीचे बैठी है इसको पैलेट भी कहते हैं और इसको सेडिमेंट भी कहते हैं। और ये जो ऊपर रह गया है सॉल्यूशन, इसको कहते हैं सुपरनेटेंट। फिर इस सुपरनेटेंट को इसमें से निकाल के किसी फ्रेश बोतल के अंदर डाल देंगे और फिर इसको 20,000 जी की स्पीड पे 15 मिनट के लिए घुमाया तो नीचे माइटोकॉन्ड्रिया बैठ गए। फिर उसको भी किसी और फ्रेश बॉटल में डाल दिया और 1 घंटे के लिए 100,000 जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स से 1,00,000 टाइम्स ज़्यादा की फोर्स पे घुमाया तो नीचे माइक्रोसोम्स बैठ गए। माइक्रोसोम्स स्मॉल वेसिकल्स होते हैं जो गोल्जी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। फिर उसके बाद 3 घंटे के लिए 1,50,000 जी की स्पीड पे मूव किया था नीचे राइबोसोम्स बैठ गए। राइबोसोम्स सबसे ज़्यादा हल्के होते हैं, इसलिए देखिए उनको अलग करने के लिए सबसे ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल हुई है। और लास्ट लाइन लिखी हुई है, The various cell fractions are now available for cytological and biochemical analysis. सेल फ्रैक्शन, सेल के पार्ट्स जो सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए अलग किए गए हैं, जैसे जो पार्ट्स सारा न्यूक्लियस पे कंसिस्ट करता है उसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्रैक्शन। जो पार्ट्स सारा माइटोकॉन्ड्रिया पे कंसिस्ट करता है उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन। तो एक फ्रैक्शन के अंदर सेल का एक पार्ट होता है। तो इस तरह के फ्रैक्शंस अब अवेलेबल हैं स्टडी पर्पस के लिए, क्योंकि ये पूरा सेल फ्रैक्शनेशन का प्रोसेस करना कि हमें सारे फ्रैक्शंस खुद मिलें और फिर उनको स्टडी करें, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इन फ्रैक्शंस को साइटोलॉजिकल एनालिसिस या बायोकेमिकल एनालिसिस दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। साइटोलॉजिकल साइटोलॉजी से निकला है, साइटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ सेल, और बायोकेमिकल
यानी बायोमोलिक्यूल्स, जो सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्टडी के लिए। अगली टेक्निक है डिफरेंशियल स्टेनिंग। स्टेनिंग का मतलब होता है स्टेन करना यानी कलर करना। इन सेल और टिश्यूज सम स्ट्रक्चर्स आर ट्रांसपेरेंट। टू स्टडी द डिफरेंसेस बिटवीन दीज स्ट्रक्चर्स सम डाइज आर यूज्ड। सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स या फिर कुछ हिस्से ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इसलिए वो माइक्रोस्कोप के अंदर हमें नज़र ही नहीं आते अच्छी तरीके से। तो उनको स्टडी करने के लिए उनको डाई किया जाता है, उनको कलर किया जाता है ताकि माइक्रोस्कोप में वो अलग अलग नज़र आएं। Which are absorbed differentially due to their chemical composition. For example, for different types of WBCs, we use different dyes. सेल का हर स्ट्रक्चर अलग अलग तरह का डाई एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। जैसे कि न्यूक्लियस को मिथाइलिन ब्लू से डाई किया जाता है ताकि माइक्रोस्कोप के अंदर वो ब्लू कलर का नजर आए। वैसे ही एग्जाम्पल लिखी हुई है WBCs की, वाइट ब्लड सेल्स की। वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स होती हैं न्यूट्रोफिल्स, ईसिनोफिल्स। बगैर डाई किए ये सारे एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन जब इनको डाई किया जाता है तो ये सब अलग अलग कलर एब्जॉर्ब करते हैं और अलग अलग तरह के नज़र आते हैं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड स्टेनिंग। ये कलर करने की टेक्निक स्टेनिंग कहलाती है। एंड द प्रोसेस वेयर डिफरेंट डाइज आर यूज्ड एट द सेम टाइम टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द अनदर कॉल्ड डिफरेंशियल स्टेनिंग। और एक ही टाइम पे जो डिफरेंट डाइज इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि सारे स्ट्रक्चर्स अलग अलग नज़र आएँ, इस टेक्निक को कहते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल का मतलब है जो डिफरेंस शो करे, हमें फ़र्क दिखाए। जो आगे टेक्निक्स रह गई हैं वो हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।